Jai Hind friends, a very good evening to all of you. Welcome to this video. Today is the 23rd of June और आज के इस वीडियो में एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस में हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। सो दोस्तों, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यहाँ पे हम नेट फाइनेंसिंग की बात करेंगे टुवर्ड्स मीटिंग द टारगेट्स ऑफ नेट जीरो। देन दोस्तों, एक आर्टिकल हिंदू में आया है, ये बात करता है कि कास्ट का क्या रिलेशन है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो दोस्तों हम ये बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जीएसटी का कंपोनेंट बनता है ये। फिर एक आर्टिकल आया है हील द नेशन फर्स्ट, हिंदू में आर्टिकल आया है ये, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ की यहाँ पे बात करेंगे। सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करने की बात करी गई है, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे इतने डॉक्टर्स हैं? पहले हम क्या टूरिज्म को केटर करना चाहते हैं, मेडिकल टूरिज्म को, कि अपने यहाँ पे लोगों का इलाज करना चाहते हैं? पहले प्रायोरिटी क्या है? तो ये बात इस आर्टिकल में करेंगे। और दोस्तों अंत में जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है हमारा एडिटोरियल्स में और करंट अफेयर्स में भी, कि जो भी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी कंक्लूड हुआ है, तो उसके चलते जो अग्रीमेंट ऑन फिशरीज की बात हमने पहले भी करी है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने अग्रीमेंट ऑन फिशरीज की भी बात करी थी, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की भी बात करी थी और ट्रिप्स वेवर की भी बात करी थी। इस आर्टिकल में सिर्फ अग्रीमेंट ऑन फिशरीज की बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में आया है, क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो अब क्या है ना, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको 2 लिंक्स मिलेंगे। देखिए जो लिंक है ना, ये वाला, ये लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा और इसी टेलीग्राम के चैनल में आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि अगर आपको ये लिंक खोलने से टेलीग्राम चैनल नहीं खोलता तो आपने क्या करना है, आपने इस दिए गए नंबर पे मैसेज करना है टेलीग्राम की ऐप से और हम आपको ऐड कर लेंगे। बाकी बेस्ट आंसर दोस्तों, जो स्किल्स शॉर्टेज की हमने जो कल बात करी थी, जो कल क्वेश्चन एड्रेस किया था, सृष्टि का है। सो वेरी वेल डन सृष्टि का ये दूसरी बार आंसर काफी अच्छा रहा है। कभी कुछ दिन पहले भी सृष्टि का आंसर मनमीत मैम ने शॉर्टलिस्ट किया था। एक अच्छी बात क्या लगी, मैं भी आंसर को भी पढ़ रहा था लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, तो ये जो यहाँ पे सृष्टि ने जो ग्राफ्स बनाए हैं और यहाँ पे बहुत सारे सर्वेस की फाइंडिंग्स है जिन्होंने यहाँ पे कोट करी है, शुरुआत बहुत अच्छी करी है, दैट एज पर द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब देखिए, अब ये बातें एडिटोरियल्स में तो हम पढ़ लेते हैं, आप PDF डाउनलोड करके वहाँ पे आप हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन अब ये आज से 6 महीने के बाद या आज से 8 महीने के बाद, या चलो हो सकता है कि आपका मेंस अभी और 80-90 दिनों में भी हो, क्या ये बातें आपको तब तक याद रहेंगी? बात वो मैटर करती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो इस तरह की बातें यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं, जो कोट हम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को, या यहाँ पे उन्होंने एक सर्वे की एक फाइंडिंग्स कोट करी है, मैन पावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे। अब यहाँ पे उन्होंने ग्लोबल कंपैरिजन दिखाया है, इंडिया, US, चाइना, जापान, बहुत अच्छा। यहाँ पे उन्होंने रीजंस भी दिए हैं कि क्या रीजंस है बिहाइंड द स्किल शॉर्टेज, और सबसे अच्छी बात है कि सरकारी मिशंस क्या हैं जो कि इस गैप को एड्रेस करने की कोशिशें कर रही हैं, और इन मिशंस के बीच में भी क्या क्या गैप्स हैं, यानी कि स्किल इंडिया मिशन की भी बात हमने कल करी थी कि स्किल इंडिया मिशन में भी क्या गैप्स आ रहे हैं। तो ये सब बातें इस आंसर में बहुत अच्छी तरह से कवर करेगी, वे फॉरवर्ड भी है। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप ये रिपोर्ट्स जो हैं, अगर ये आप फाइंडिंग्स जो हैं सर्विस की, अगर आप कोट कर पाएंगे अपने आंसर में जब आपने मेंस लिखना है, तो दोस्तों वो सोने पे सुहागे वाली बात है। हमने एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स लेने हैं। जनरल बातें हर कोई करके आता है, लेकिन हमने जनरल बातें एक कला से करनी है, एक तरीके से करनी है, ताकि हमारा एक एज बना रहे बाकियों से, ठीक है जी। चलिए तो आर्टिकल शुरू करते हैं। नेट फाइनेंसिंग एंड नेट जीरो की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। आजकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ हिंदू पे नहीं हमने अटके रहना, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में। अगर हमको लगेगा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अच्छा है, बिजनेस लाइन में अच्छा है, या किसी और न्यूज़पेपर में अच्छा है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी अच्छा आर्टिकल है तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम पंचामृत की बात करें। अभी पिछले साल जो COP 26 ग्लासगो में हुआ था, तो इंडिया ने कमिटमेंट्स करी थी। चलो 2015 से हम देख रहे हैं, जब पेरिस समिट COP 21 जिसको हम कहते हैं, जब वो भी हुआ था, तो भी इंडिया ने बहुत एम्बिशियस कमिटमेंट्स करी थी। अगर हम बात करें टू मीटिंग इट्स टारगेट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज कंसर्न, क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन की बात करें, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करें, इंडिया काफ़ी 2015 से 7-8 सालों से काफ़ी एक्टिवली ग्लोबल फोरम्स पे पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर भी समझ नहीं आता कि इंडिया का रैंक इतना कम क्यों दिया गया है। जैसे अभी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत पीछे दिया गया था। तो ऐसी बात नहीं कि हम सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, हम बहुत सीरियसनेस दिखा रहे हैं। तो पंचामृत गोल जो है बहुत बार आपने पढ़े भी होंगे, तो चाहे 500 अब देखिए गीगावाट्स में बातें हो रही हैं, है ना। मोदी जी ने भी कहा था पीछे कि जी पहले मेगावाट्स में बातें होती थी, अब गीगावाट्स में बातें हो रही हैं। अभी टारगेट बहुत एम्बिशियस टारगेट है, 500 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक है। तो डेफिनेटली 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमको रिन्यूएबल एनर्जी से हम मीट कर पाएंगे बाय 2030। अब कहेंगे 100% हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, पैसा भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, और इतना ईजी नहीं है कि कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी आज बनी है वो बिल्कुल आज कंप्लीटली फेज आउट कर दें, है ना। प्रैक्टिकल बातें भी समझनी जरूरी है ना। उसके अलावा कार्बन एमिशंस की बात करें तो जैसे टारगेट रखा गया था कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा बाय 1 बिलियन टन्स, है ना। और जैसे कि आप जानते हैं 2070, ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग जब लास्ट ईयर COP26 हुआ था कि मोदी जी अनाउंस करेंगे हमारा नेट जीरो का टारगेट। बिकॉज पिछले साल हमने देखा कि जॉन कैरी भी 2-3 बार इंडिया आए थे, उन्होंने काफ़ी परस्यू किया था। जॉन कैरी जो कि स्पेशल एनवॉय टू क्लाइमेट चेंज है, जो बाइडेन ने उनको डेजिग्नेट किया है, लेकिन उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी इंडिया ने एम्बिशियसली अनाउंस किया कि हम बाय 2070 अपना नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे। हमारे लिए भी डेवलपमेंट जो है वो प्रायोरिटी है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रायोरिटी है। तो हम आपके हिसाब से इतनी जल्दी कहो कि आज 20-25 सालों में हम नेट जीरो डिक्लेयर कर दें, वो काम नहीं होने वाला, अपने हिसाब से हम चलेंगे। अब इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं टुवर्ड्स 2030? देखिए बहुत एम्बिशियस टारगेट है, 2015 में भी बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट करे गए थे। अब देखिए कई बार ना जैसे एडिटोरियल्स में बात आती रहती है, जैसे इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि जी एज ऑन 2021 जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 160 गीगावाट है, कुछ आर्टिकल्स में लिखा होता है कि भी 191 गीगावाट्स है। बहरहाल हमारा जो टारगेट 2015 में था कि भाई बाय 2022 तक हम 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट कर पाएंगे। खैर अब उसके काफ़ी क्लोज हैं हम, है ना। अगर हम फैक्चुअल डेटा की बात माने तो काफ़ी क्लोज हैं हम। हालांकि बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट था, बट पिछले 7 साल में हमने वो टारगेट मीट करा है। अब आने वाले 8 साल में इससे भी 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 500 गीगावाट की बात हो रही है। अब देखिए बहुत अग्रेसिव कमिटमेंट है। अब इस तरह के अग्रेसिव कमिटमेंट के लिए कोई बुरी बात नहीं, अग्रेसिव कमिटमेंट करना बहुत अच्छी बात है अगर हम कमिटमेंट करें, लेकिन इस कमिटमेंट को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि कमिटमेंट कैसे रियलिस्टिक तरीके से पूरी हो जा रही है, वो बहुत जरूरी है। अब जो ग्रीन डेवलपमेंट है ये किसी एक देश की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया की है ना। बिकॉज हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हर एक देश पे पड़ता है। खास करके अगर हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन, अफ्रीकन रीजन की बात करें, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, सी लेवल राइज करेगा। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल कॉमन वाली बात यहाँ पे आ जाती है। अब नेट फाइनेंसिंग क्या है? देखिए मान लीजिए आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट में, अगर हम मान लीजिए भारत सरकार ने अगर लेट्स से इन एसोसिएशन विद लेट्स से डेनमार्क, कोई ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए उसकी जो कीमत है वो 1 लाख है ना, 1 लाख है। अब उसमें से मान लीजिए कि 50,000 रुपये जो हैं वो डेनमार्क ने दिए, तो यानी कि ग्रॉस जो कीमत है उस प्रोजेक्ट के लिए वो 1 लाख है, जिसमें से 50,000 आपको डेनमार्क दे रहा है और बाकी के जो 50,000 हैं वो इंडिया अपनी जेब में से निकाल रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पे नेट फाइनेंसिंग की बात हो रही, तो यहाँ पे ये बात देखनी पड़ेगी कि नेट फाइनेंसिंग यानी कि वो पैसा जो पर्टिकुलर जो कंट्री है वो इन्वेस्ट कर रहा है उस ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे 1 लाख को नहीं, 1 लाख तो ग्रॉस हो गया ना, ग्रॉस अमाउंट हो गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल। 1 लाख का कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने में दे रहा हूँ, तो इस एग्जाम्पल को सीरियस मत ले लेना, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब 50,000 अगर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उस ग्रीन प्रोजेक्ट को लेकर, उसको हम कहते हैं नेट फाइनेंसिंग। तो हर एक देश कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के चलते, लेकिन हर एक देश अकेला भी नहीं कर सकता। खास करके डेवलपिंग देश कहो कि सारे के सारे पैसे अब ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे तो फिर गरीब खाना क्या खाएंगे, है ना। और भी बहुत चीजें इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि नेट जीरो का टारगेट अचीव करने के लिए फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रीन फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है इस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो सरकारों को भी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी और कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप बाकी सरकारों के साथ, बाकी देशों के साथ भी करना पड़ेगा। और नेट जीरो की जो अनाउंसमेंट हमने करी है, तो हम बोले कि बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, वो काम तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होने से पहले वो और ज्यादा इंक्रीज जरूर करेंगी, ठीक है। अब अगर हमने 2070 के टुवर्ड्स अगर हमने बोला है कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे, डजंट मीन कि अब आने वाले 50 साल में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बिल्कुल नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार तो वो बहुत बढ़ेंगी, बिकॉज अभी हमने डेवलपमेंट अचीव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल्स अभी हमने अचीव करने हैं, उसके बाद जाके वो प्रोग्रेसिवली नीचे आना शुरू होगा। अब क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, देखिए ग्लोबली तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स बनाए जा रहे हैं जहां पे, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत जरूरी है ना। नेट जीरो की बातें तो हमने कर ली है, टारगेट अचीव करने के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। अब वो फाइनेंस कहां से आएगा, है ना। अब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके तो नहीं फाइनेंस आने वाला, इस तरह के प्रॉपर फोरम्स बनाने बहुत जरूरी है जहां पे फंड्स को मोबिलाइज किया जा सकता है मल्टीलेटरल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे।
और वहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम इवॉल्व कर सकें और जहाँ पे हम ये भी देख सकें कि जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स को मीट करने के लिए क्या इतना रिस्क एपेटाइट है उस पर्टिकुलर फोरम में, क्या इतना फंड्स हम मोबिलाइज कर पाएंगे उन आउटकम्स को मीट करने के लिए। तो ग्लोबल लेवल पे, बायलेटरल लेवल पे, मल्टीलेटरल लेवल पे तो काफ़ी फोरम्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें, ये बात आर्टिकल में मेंशन नहीं थी, थोड़ा वैल्यू एडिशन के तौर पे है, ठीक है। ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो की बात करें। अब ग्लासगो, क्योंकि COP26 ग्लासगो यूके में हुआ था पिछले साल, तो ये जो फंड है ये कब अनाउंस करा गया था? अप्रैल 2021 में लॉन्च करा गया था बाय द UN स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मार्क कार्ने। अब इसमें लगभग 450 मेंबर फर्म्स हैं। अब उसमें से सरकारी कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, बैंक्स भी हैं, बहुत बड़ा कंसोर्टियम है, ठीक है। तो एग्जांपल की हम बात करें, बिकॉज हमने बात करी ना कि फोरम्स होने बहुत जरूरी है जहां पे कलेक्टिवली फंड्स को मोबिलाइज किया जा सकता है एम्बिशियस कमिटमेंट्स को मीट करने के लिए, आउटकम्स को मीट करने के लिए। अब ये जो फर्म्स हैं, ये जो ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो फर्म्स हैं, इनका ये यहाँ पे ये मैंडेट है कि साइंस बेस्ड गाइडलाइंस और साइंस बेस्ड अप्रोच हम फॉलो करेंगे टू रीच नेट जीरो एमिशंस अक्रॉस ऑल एमिशन स्कोप्स बाय 2050, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जहां पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है फंडिंग की भी बात कर रहे हैं और एफिशिएंटली साइंस को यूटिलाइज करके कि कैसे हम नेट जीरो एमिशंस रीच कर सकते हैं उसकी भी बात करी जा रही है। तो उसी तरह से दोस्तों बहुत जरूरी है कि नेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी हम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए जो कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फंड रेजिंग फ्रॉम वेरियस एंटिटीज। नो, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं, अब फंड रेजिंग तो ये नहीं कि सिर्फ हमारी यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं या सरकारी कंपनीज हैं, कैन बी द कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, बट एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, अर्बन अगर लोकल बॉडीज की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अब देखिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर नेट जीरो हमने अचीव करना है, अगर ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन करना है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे वो मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे वो अवेयरनेस तो चलो स्प्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे वो फंड्स डेवोल्यूशन कर सकते हैं टू द लोकल गवर्नमेंट एज वेल, ताकि वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी कैसे मदद कर सकते हैं नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशंस को मीट करने के लिए टुवर्ड्स 2030, ठीक है। यानी कि दिल्ली से बैठ के ही हम सिर्फ NDCs को मीट नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे दिल्ली से बैठ के जो भी सरकार हो 2030 तक, कि सिर्फ वही इंश्योर कर पाएगी कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हम साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं, स्वच्छता का ख्याल रख रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करें, नहीं, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों हम बात करें क्लाइमेट गवर्नेंस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लाइमेट गवर्नेंस का अल्टीमेट यार्डस्टिक क्या रहेगा? क्लाइमेट गवर्नेंस का अल्टीमेट यार्डस्टिक रहेगा वुड बी द अवॉइडेंस ऑफ द एक्सेस हीट ऑफ द अर्थ। तो देखिए, अब IPCC की रिपोर्ट तो बहुत बार बोल चुकी है कि भाई हम जो हमारा कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी के भी जो ग्लोबल एवरेज तापमान है उसको हम ना बढ़ने दें बाय 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस। वो कोशिशें जितनी मर्जी अभी हम कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे, अच्छी बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन नाकामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज बहुत देर हो चुका है। तो ये बात IPCC की रिपोर्ट्स भी बहुत बार कह चुकी हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जो गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस है, वो तो इसी यार्डस्टिक पे डिसाइड हो पाएगा। बातें तो जितनी मर्जी कर लो, है ना, जितने मर्जी फोरम्स पे जाके आप जितने मर्जी रिसर्च पेपर्स निकाल दो ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके, नेट जीरो को लेके, लेकिन कितना हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और देयर इज अ नीड फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंशियली वायबल ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज देखिए फाइनेंशियल रिटर्न्स तो उसमें आएंगे ही आएंगे, लेकिन इट हैज टू बी इंश्योर्ड कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में करी जा रही है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में करी जा रही है, वो उतना रिटर्न दे रहे हैं जितनी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनेट है। चलिए, अब बात करेंगे इस आर्टिकल में दोस्तों। अगेन यहाँ पे ओपिनियंस हैं, आपका ओपिनियन हो सकता है कि कास्ट माइट नॉट हैव एनी लिंक विद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पे ओपिनियंस हैं, हम यहाँ पे ओपिनियंस पढ़ रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। अब ये सारी जो बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सारी कहानियाँ हम सुन रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को कुछ फॉर्डर मिलता है। जब हमने कंटेंट लिखना है, जब हमने आंसर लिखना है, तो हमको एक मल्टी डायमेंशनल व्यू मिल जाता है। कुछ आर्टिकल्स आएंगे जो कहेंगे कि कास्ट का कोई लिंक नहीं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे कास्ट का लिंक माना जा रहा है, आपका पर्सनल बायस कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल है, एडिटोरियल है, देखते हैं इसके ओपिनियंस क्या है। हमने एट द एंड ऑफ द डे हमने करना क्या, हमने अपने आंसर्स में, अपने कंटेंट में एनरिचमेंट लेके आना है और व्यूज डाइवर्सिफिकेशन हमने करना है। अब कास्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, यहां पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि एक शॉर्ट लिंक है बिटवीन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कास्ट इन इंडिया, और यहां पे ये कह रहे हैं कि ये बात बहुत सारी जो अकेडमिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट है, बात मिस कर देते हैं।
फिर ये कहते हैं कि जो कास्ट है, आमतौर पे जाति के जो इश्यूज होते हैं, जातिवाद के जो इश्यूज होते हैं, वो राजनीति में ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत स्ट्रक्चरल फैक्टर है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि अड़चन बनता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। अब कास्ट थ्रू इट्स रिजिड सोशल कंट्रोल, ठीक है। आज देखिए कास्ट में रिजिडिटी तो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। भले हम देखिए इस बात को हम पढ़ते रहते हैं कि कितने सालों से प्रथा चलती आ रही है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग रिजिड हैं। खास करके अगर हम टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में जाएं, बैकवर्ड एरियाज में जाएं, तो अभी भी लोग बहुत कॉन्शियस हैं, कास्ट कॉन्शियसनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब इसके चलते बहुत सारे ऐसे जो नीची जाति के लोग हैं, है ना, उनको बहुत बड़ा बैरियर बनता है, चाहे उन्होंने बिजनेस शुरू करना है, चाहे उन्होंने नौकरी लेनी है, चाहे सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे कोचिंग जाना है, ठीक है, चाहे उन्होंने कुछ भी काम करना है, तो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है और कास्ट उनके डिसएडवांटेज के लिए बन जाता है। तो जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए अभी हमने 2-3 दिनों से अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स भी डिस्कस करे हैं, तो जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब कोई फायदा नहीं है अगर हम 10% या 11% भी जीडीपी ग्रोथ देखें, लेकिन हमारे यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे बैरियर्स कास्ट के कारण आ रहे हैं जो कि अड़चन डाल रहे हैं कि हम अपना पूरा इकोनॉमिक पोटेंशियल यूटिलाइज ना कर पाए, हार्नेस ना कर पाए। कैसे, हाउ डज कास्ट इंपीड्स द ग्रोथ? तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स लिखे गए हैं। पहली बात तो ओनरशिप एंड लैंड इनइक्वालिटी, दूसरी बात जो एलीट बायस है हायर एजुकेशन में, और तीसरा कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर्स एंड एग्जिट्स स्पेशली इन द मॉडर्न सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें। फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल की बात करें, देखिए जो आर्थर लुइस है जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, उन्होंने ये कहा था कि देखिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिजिकल एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बहुत जरूरी है। अब जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं करेंगे तब तक तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा ना, तो आपको खर्चा तो करना पड़ेगा सरकारों को, बिजनेसेस को। उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल की अगर बात आती है तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किस चीज की जरूरी होती है? एजुकेशन की, गुड हेल्थ की, क्योंकि एजुकेटेड जो वर्कफोर्स है वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा। तो जब एजुकेटेड वर्कफोर्स की बात आती है तो वहां पे कोई जाति की बात नहीं आती, कि वहां पे ये नहीं देखा जाता कि आप ठाकुर हैं, कि आप शर्मा हैं, कि आपका क्या कास्ट है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात समझनी जरूरी है, होलिस्टिक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात समझनी बहुत जरूरी है। तो चाहे आप दलित हो, चाहे आप किसी मर्जी जाति के हो, लेकिन अगर आपका ख्वाहिश है कि आप बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी इकोसिस्टम है वो आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। तो ये इंश्योर करना कि कास्ट आपके सपने के लिए, आपके मिशन के लिए बैरियर नहीं बन रहा, वो बात समझनी बहुत जरूरी है। तो जहां पे हम लैंड ओनरशिप और प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखिए इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट लैंड इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960s में, फायदा किसको हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन का। सही बात देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो जो रिच प्रॉस्परस फार्मर्स थे, हरियाणा के, पंजाब के, वेस्टर्न यूपी के, उन्हीं को फायदा हुआ था। हर किसी को तो फायदा नहीं हुआ था। मोस्टली जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो क्या है, उनके पास अपनी खुद की जमीन तो होती नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर्स हैं, है ना। तो अब देखिए इनइक्वालिटीज तो हम लैंड में भी देख रहे हैं। अब कुछ हम बात करें अंग्रेजों की ऐसी नीतियों की, अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसीज की, वो प्रथा कितने सालों से चलती आ रही है। जो टैक्सेशन पॉलिसी थी, रेवेन्यू कलेक्टिंग पॉलिसीज थी, जो ऊंची जाति के लोग थे उनको जमींदार बना दिया जाता था। बेशक किसी नीची जाति का लोग, बेशक कोई नीची जाति के लोग होंगे जिनका लैंड होगा, लेकिन वो लैंड की ओनरशिप राइट जो है ऊंची जाति के लोगों को दे दी जाते थे, जमींदार्स को दे दी जाते थे, ठीक है। सम कास्ट दे वर असाइंड लैंड ओनरशिप एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ठीक है, बाय द ब्रिटिश। एंड दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें, चलो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हम काफी कुछ पढ़ते रहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद काफी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एम्फसाइज करा गया, लेकिन लार्जली जो लैंड रिफॉर्म्स थे दे एक्सक्लूडेड दलित्स एंड द लोअर कास्ट, ठीक है जी। नाउ पोस्ट एलपीजी एरा की बात करें तो कहा जाता है कि चलो हमने इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से 1947 में ली थी, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है हमको 1991 में आई थी। तो हम एलपीजी एरा की बात करें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो लैंड हैज लॉस्ट इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी सिंस द लास्ट 3 डेकेड्स। अब अगेन ये बात वो कॉलमिनिस्ट कर रहे हैं, वो कारण देते हैं कि थैंक्स टू द मशरूमिंग ऑफ द रियल एस्टेट एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर विच टुक अ न्यू टर्न इन द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इन द लास्ट 30 years और सो, ठीक है। बट लैंड स्टिल वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, फैमिली लीनिएज एंड प्रेस्टीज। So those who have made surplus in farm sectors, they could not even transform this wealth, this status from being mere cultivators to being capitalist entrepreneurs in the modern sectors. लेकिन ये डिफरेंस है जो कि इंडिया और चाइना में एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि बात यहाँ पे ये करी जा रही है कि चलो जो बड़े बड़े जमींदार भी थे, जिनके पास पुश्तानी ज़मीनें थी, जिनको बहुत सारे ज़मीन इनहेरिट भी उन्होंने करी थी, बहुत अच्छे उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रही थी, दे वर मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कितना ज़्यादा कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये बात करी गई है, कास्ट दैट हैड अ स्टेक, मेजर स्टेक इन एग्रीकल्चर, दे डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
नाउ निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन सबसे जरूरी बात यहां पे समझने को है। देखिए अभी हम बात अगर हम करें तो पिछले 20 सालों में हमने आईटी सेक्टर की ग्रोथ देखा है ना। बीपीओज आए, केपीओज आए, आज के टाइम पे कितनी सारी ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब यहां पे बात ये आती है कि चलो हमारी कंट्री इकलौती है जहां पे सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ पहले हुई है और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमने ज्यादा नहीं देखी है। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, चाइना की अगर हम बात करें, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे ये देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पहले है, बाद में सर्विसेज की है। तो बिकॉज हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा मशरूम किया है, अब उसके चलते फोकस जो है सरकारों का वो हायर एजुकेशन पे ज्यादा रहा है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके ऊपर फोकस सरकारों का कम रहा है। ठीक है जी। लेकिन इस बात का फोकस चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, टाइगर इकोनॉमीज की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहां पे जो बेसिक एम्फेसिस था वो हायर एजुकेशन पे बाद में आया, लेकिन पहले जो एम्फेसिस था वो प्राइमरी एजुकेशन पे था। तभी उसी के कारण हम देख सकते हैं कि चाइना है या वियतनाम है या साउथ कोरिया है, वो बहुत सक्सेसफुल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बिकॉज उन्होंने ह्यूमन कैपिटल में, बच्चों में बहुत इन्वेस्ट किया था, अपने देश के युवाओं में बहुत इन्वेस्ट किया था। और हम ये कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं एंजॉय कर पाए बिकॉज ऑफ द निग्लेक्ट इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा ऑब्सेशन बहुत ज्यादा जीडीपी ग्रोथ को लेकर रहा है, हमारा ऑब्सेशन बहुत ज्यादा कि भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे क्रिएट करी जाए, लेकिन अगर हम उतना ही अगर चैलेंज अच्छे स्कूल्स क्रिएट करने में लगाएं, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स क्रिएट करने में लगाएं, तो शायद वो भी सरकार के द्वारा, तो शायद ये निग्लेक्ट को रोका जा सकता है। ठीक है। तो चाइना में क्या देखने को मिला है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो कि जिन्होंने बहुत मुनाफा किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, दे वर एबल टू ग्रो आउट ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन अ वेरी मैसिव स्केल। तो लेस नॉन फार्म जॉब्स, देखिए अब कास्ट जो कि ऑलरेडी, अब देखिए अब नॉन फार्म जॉब्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बहुत कम है। अब ये एक डिफरेंस आ जाता है बहुत बड़ा निग्लेक्ट इन एजुकेशन का भी, कि चाइना में टाइगर इकोनॉमीज में अगर हम बात करें तो वहां पे नॉन फार्म जॉब्स काफी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जो कास्ट दैट वर ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ द ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल स्पेसेस रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ द अदर्स। ठीक है, जो कि ऊंची जातियां थी, दे रेजिस्टेड की भी जो नीचे जाति के जो लोग हैं वो हमारे काम धंधे में, हमारे बिजनेस में ना आए। ठीक है, इवन जिनके पास इकोनॉमिक सरप्लस था इन द फार्म सेक्टर्स, दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन द नॉन फार्म मॉडर्न सेक्टर्स। अभी हमने इसका क्रिटिक देखा जो पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स की हमने बात करी। अग्रेरियन कैपिटल कुड नॉट मूव इनटू द मॉडर्न सेक्टर बिकॉज ऑफ दीज रोड ब्लॉक्स। और इन कॉन्ट्रास्ट साउथ ईस्ट एशिया, टाइगर इकोनॉमीज की जैसे मैं बात कर रहा हूं, चाइना की अगर बात करूं, तो वहां पे देखा डाइवर्सिफिकेशन इनटू द अर्बन एंटरप्राइजेस दैट वाज मेड पॉसिबल एट द एक्सपेंस ऑफ दीज वेरी एग्रेरियन कैपिटलिस्ट। सो यहाँ पे हम साउथ ईस्ट एशिया का मैप देख सकते हैं। तो चाइना साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, लेकिन अगर मैं वैसे आपको मतलब जैसे टाइगर इकोनॉमीज है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, इन्होंने भी बहुत मार्वलस इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, खास करके पिछले कुछ 2.5 डेकेड्स में। ठीक है, और ये बाकी जो है टाइगर क्लब इकोनॉमीज हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। चाइना साउथ ईस्ट एशिया में ना, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन एक कहने की बात थी कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे उन्होंने ज्यादा नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करी है, बिकॉज उन्होंने एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस ले किया था। चलिए बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के बारे। हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब पैंडेमिक के टाइम पे काफी गालियां भी सरकार को सुनने को मिली थी कि भाई अभी जब सेकंड वेव आया था तो चलो हमने पिछले साल 2021 जनवरी में अनाउंस किया वैक्सीन मैत्री के बारे, थोड़ी बहुत जश्न मनाया जा रहा था कि पैंडेमिक खत्म हो चुका है, कि पैंडेमिक इज इन दी एंड गेम, तो उसको लेके काफी ट्रोलिंग भी हुई थी, काफी मेम्स भी बने थे। लेकिन एकदम से अप्रैल आया, मार्च अप्रैल में बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए, ऑक्सीजन क्राइसिस था, एकदम से कोविड हमारे सिर पे खटखटा नॉक कर रहा था। अब उसके चलते हमने वैक्सीन, चलो जनवरी से तो हमने कहा था कि हम वैक्सीन गरीब देशों को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वैक्सीन मैत्री, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इस तरह की बातें होनी शुरू होगी। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ पे लोगों को भी सिंगल शॉट भी नहीं लगा। और हमने फिर अप्रैल मई के बाद देखा कि क्या हालत हो गई थी सेकंड वेव के टाइम पे, खास करके अगर मैं 2021 की बात करूँ। अब बात यहाँ पे ये करी जा रही है, यहाँ पे चलो कंटेक्स्ट जो शेयर करा जा रहा है वो ये करा जा रहा है कि पहले हम अपने लोगों को तो ठीक कर लें। अभी हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पिछले आर्टिकल में बात करी, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ाई लिखाई के अलावा हेल्थ भी बहुत जरूरी है। एक हेल्दी एजुकेटेड वर्क फोर्स ही हमारे देश का भविष्य बन सकता है। लेकिन अगर हम अपने लोगों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, अगर यहाँ पे इतने अच्छे अस्पताल नहीं होंगे, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, ठीक है, हर जगह देखिए बॉम्बे जैसा, केरला जैसा, दिल्ली जैसा, गुड़गांव जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, नियरेस्ट डिस्पेंसरी के लिए। ठीक है, तो देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो आज के टाइम पे आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि पहले अपने लोगों को तो हम ट्रीट कर लें एफिशिएंटली। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स तो बहुत कम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स बार बार बताती रहती है कि हमारे पे डॉक्टर्स की कितनी स्कार्सिटी है, नर्सेस की कितनी स्कार्सिटी है। पैंडेमिक ने बात और एक्सपोज करी है। लेकिन हम यहाँ पे एम्फेसिस ले कर रहे हैं हील बाय इंडिया, हील इन इंडिया कैंपेन में, कि जो हमारे जो मेडिकल टूरिज्म है, जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे आके इलाज करना चाहते हैं,
तो चलो अच्छी बात है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट नेग्लेक्ट और इग्नोर आवर डोमेस्टिक पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए, हील बाय इंडिया की बात हो रही, तो कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। तो सरकार इज लुकिंग टू प्रमोट इंडियाज मेडिकल फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस हील इन इंडिया प्रोग्राम। हील इन इंडिया प्रोग्राम पर्पस क्या है? दिस हैज प्लान्स टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट पैकेजेस फॉर दी फॉरेन नेशनल्स। अब देखिए ये बात तो है, अब केरला में बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। इंडिया इज वन ऑफ द सॉट आफ्टर डेस्टिनेशंस अमंग द इंटरनेशनल पेशेंट्स। व्हाई? बिकॉज प्राइमरली जो यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, वो पहली बात तो अब हो सकता है कि वो इंडिया में भी पढ़े लिखे हो, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो बाहर जाके अपनी मेडिकल एजुकेशन पूरी करते हैं, फिर यहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस खोलते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपनी क्लिनिक्स खोलते हैं, और बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे इंडिया में आके ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। भाई ये बूस्ट तो करेगा अलाइड हेल्थ केयर सेक्टर्स को, क्योंकि ह्यूज डिमांड है आउटसाइड इंडिया, बट देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ गुड हेल्थ केयर विद इन इंडिया एज वेल। उसको भी तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो WHO का फोरकास्ट क्या कहता है? तो WHO का फोरकास्ट इंडिया के लिए कहता है कि जो रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आई है, दिस प्रोजेक्टेड अ रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली 2 मिलियन मोर डॉक्टर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स फॉर इंडिया। पर ये बहुत मुश्किल है कि हम 2030 तक भी ये जो टारगेट है अचीव कर पाएंगे। जो डॉक्टर या नर्स इज टू 1 लाख पॉपुलेशन जो रेशो है वो बहुत कम है। Heal by India measure which aims to subtly reinforce medical tourism can be very counterproductive, क्योंकि यहाँ पे तो हम जो बाहर से लोग यहाँ पे आके इलाज करना चाहते हैं उस चीज को बूस्ट देना चाह रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म को, फाइन, बट व्हाट अबाउट the domestic issue? What about the scarcity, the shortages of doctor, which is being felt over here? Because many of the qualified doctors, they don't feel any incentive to work over here. I'm sure आप में से काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, वो बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे, आगे अपनी MD करेंगे, MBBS के बाद MD करेंगे, ठीक है, उसके बाद लेकिन उनका प्लान होगा कि बाहर जाके सेटल होना है। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद वो बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, चलो उनकी मर्जी, उनको रोक नहीं सकता, लेकिन अगेन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जो बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनको रोकना भी बहुत जरूरी है। अब सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की बात आती है। कोविड के चलते चाहे चाइना है, चाहे अमेरिका है, जर्मनी है, इंडिया है, सभी ने कोविड डिप्लोमेसी शुरू करी। चाइना ने भी बहुत अग्रेसिवली कोविड डिप्लोमेसी को परस्यू किया। अब कोविड डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर में आ जाता है, वैक्सीन एक्सपोर्ट करना। वैक्सीन कोई मिसाइल्स तो है नहीं, ठीक है, S-400 मिसाइल्स तो है नहीं जो कि एक्सपोर्ट की जा रही हैं, ठीक है, आप एमिनेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलो वो हार्ड पावर की बात आती है। इस तरह की चीज़ें, योगा है, कोविड वैक्सीन है ना, क्लाइमेट चेंज की बात करें, वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी नेशन की हेल्थ को भी इग्नोर किया था, काफ़ी क्रिटिसिज्म सरकार को मिला था, काफ़ी सरकार ने बहुत बुरा भला भी सुना था कि भाई यहाँ पे लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ठीक है। पिछले साल आपको याद होगा, जो अगर जिस ऐप पे भी हम रजिस्टर करते थे, ठीक है, ऐप रजिस्टर करके जब हम अपॉइंटमेंट लेने भी जाते थे तो बहुत जगह पे वहाँ पे पहली बात तो हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी अपने वैक्सीन के लिए, दूसरी बात वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती थी क्योंकि हमने बहुत सारी वैक्सीन हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो बात वहाँ पे सरकार को क्रिटिसिज्म क्या मिला कि पहले अपने लोगों को तो बचा लो, बाद में आप वैक्सीन बाहर भेजना। वही बात यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आ जाती है, वही बात यहाँ पे ये हील इन इंडिया प्रोग्राम की आ जाती है कि भाई बहुत जरूरी है कि हम इस डिस्टिंक्शन को समझें कि भाई मेडिकल टूरिज्म बढ़ाओ, लेकिन जो शॉर्टेजेस हैं यहाँ पे वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए अब आने वाले समय में बहुत अजीबोगरीब बीमारियां आ रही हैं, ठीक है, अभी भी कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है कि कोविड का कोई और वेरिएंट आ चुका है, ठीक है, कोई ना कोई नई बीमारी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इतनी सारी नई बीमारियां हैं। तो आने वाले टाइम में हेल्थ के जो इशूज़ हैं वो और क्रिटिकल होंगी, है ना। अब क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर है, ठीक है, अनसीजनल रेन्स हैं, आगे बारिशें आएंगी तो उसमें और बीमारियां आती हैं, तो इस करके अक्यूट शॉर्टेज जो है डॉक्टर्स की वो तो रहने वाली है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर ना करें एट द कॉस्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, ठीक है जी। कंक्लूजन की बात करें तो हेल्थ केयर में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज जो है वो हमारी अपनी खुद की जो डोमेस्टिक वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा प्राइमरली है, ठीक है जी। इट इज टाइम टू गो ऑल आउट टू एड्रेस द नेशनल हेल्थ केयर वर्कफोर्स चैलेंजेस, हील द नेशन बिफोर एम्बार्किंग ऑन हीलिंग द क्रूज ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले अपने नेशन को हम हील करें, बाद में हम और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत जरूरी है कि हम एक अपडेटेड और एग्जॉस्टिव प्रोसेस रखें जहां पे हम रजिस्टर कर पा रहे हैं अपने क्वालिफाइड और वेल नोन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, बिकॉज उनकी डिमांड बाहर तो बहुत है। बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं, बहुत सारा ऐसा पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जाते हैं काम करने के लिए, चलो वहां पे अच्छी सैलरी भी उनको मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ऐसी डिमांड है ना। फॉरेन में इनको रिक्रूट किया जाता है इस तरह के डॉक्टर्स को, नर्सेज को, लेकिन इस तरह के जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनका जो डेटा है, उनका जो रिपोजिटरी है हमारे पास भी होना चाहिए ताकि वो हमारे देश के भी काम आ सके, और उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो हमारे देश के भी काम आ सके। लास्ट आर्टिकल, रेगुलेटिंग ग्लोबल कॉमन्स। तो दोस्तों एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज के बारे में हमने देखी पहले भी बात करी थी। तो WTO के जो की टेक अवेज हैं ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 व्हिच वाज जस्ट कंक्लूडेड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड ऑन द 17th of June, सो वी डिस्कस दैट अ कपल ऑफ डेज बैक। तो यहाँ पे लेकिन एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे थी एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को लेके।
तो देखिए दोस्तों, ये तीसरी बार है जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में करी गई है कि WTO की एग्रीमेंट को अमेंड करा गया है। एम क्या था एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी का? दैट वाज एक्वायर्ड बाय द टारगेट ऑफ SDG 14.6, यानी कि टू एड्रेस द हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय कंट्रीज टुवर्ड्स मरीन फिशिंग। इंडिया के कंसर्न क्या थे? देखिए, अब इंडिया के कंसर्न्स काफी ज्यादा थे। इंडिया का प्राइमरली जो कंसर्न था वो ये था कि चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, कि इन ये जो ऐसे जो बहुत बड़े बड़े जो 5-6 देश हैं, ठीक है, इनके पास ये बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने फिशरी सेक्टर्स को, अपनी फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हैवीली सब्सिडाइजेशन करके अपने फिशरी सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये मौका इंडिया के पास नहीं है। इंडिया पिछले 20 सालों से, 2001 से ये बात WTO के फोरम्स पे कही जा रहा है कि भाई इंडिया को भी और बाकी डेवलपिंग देशों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने फिशरीज सेक्टर को थोड़ा सब्सिडाइज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। बिकॉज WTO का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, एक फ्री और एक फेयर जो ट्रेड ऑर्डर है वो स्टैब्लिश करना। बहरहाल डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उनको 2 साल का भी ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है फॉर फेजिंग आउट द सब्सिडीज विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि रिलेटेड है IWU यानी कि इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड फिशिंग ऑफ ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉयटेड स्टॉक्स। ठीक है जी। अब इंडिया के कंसर्न्स को और समझें। इंडिया कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लॉन्गर ट्रांजिशन देना चाहिए, कि अभी जो 2 साल का ट्रांजिशन दिया है कि भी जो सब्सिडीज को फेज आउट करना है, इंडिया कह रहा है कि ये 2 साल की जगह 25 साल का हमको टाइम पीरियड देना चाहिए, ताकि हम 25 सालों में इन दोनों इश्यूज के ऊपर जो सब्सिडीज है वो फेज आउट कर सके। ये अब ये जो इंडिया को जो ये और डेवलपिंग कंट्रीज को जो प्रोविजन मिला है, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट S&DT। जो डेवलप्ड देश है उनके ऊपर तो बिल्कुल अब वो बैन कर दिया गया कि वो अगर सब्सिडीज एज फार एज द इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग इज कंसर्न और एज फार एज द फिशिंग ऑफ ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉयटेड स्टॉक्स इज कंसर्न, तो डेवलप्ड देश जो है वो इसको इस पर्टिकुलर इशू में सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेवलपिंग देशों को 2 साल का भी दिया गया ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, हमारी डिमांड है कि 25 साल हमको दिए जाए। इंडिया वांट्स सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया हैज सेट अ टारगेट। देखिए, हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, है ना, और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, खास करके जो हमारे मरीन फार्मर्स हैं, जो हमारे फिशरमैन हैं। और इंडिया ने टारगेट सेट करा है ऑफ एक्सपोर्टिंग मरीन प्रोडक्ट्स वर्थ $14 बिलियन बाय 2025। तो इंडिया नीड्स द पॉलिसी स्पेस कि हम इन्वेस्ट कर सके अपनी मरीन इकोनॉमी को, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके चलते अभी शुरू में सरकार को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, सरकार को फिशरमैन को भी सब्सिडाइज करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन WTO के नॉर्म्स ये बात हमको अलाउ नहीं करते हैं। अब इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स क्या है? इंडिया ने बहुत राइटली कंटेंट करा है WTO में that WTO disciplines should not be developed in a manner that throttles the emerging sector of the fisheries। ठीक है, इंडिया सब्सिडीज कितनी प्रोवाइड करता है? लगभग $277 मिलियन एज फार इन 2018 इज कंसर्न। और अगर हम बात करें चाइना, यूरोपियन यूनियन, US, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान जैसे देशों की, ये कितना ज्यादा हेवीली सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने फिशरी सेक्टर को। तो जो रेंज है दैट इज बिटवीन 7,260 टू between that is more than $7,200 million respectively। यानी कि अगर हम बात करें चाइना से लेके जापान तक, तो 7,261 मिलियन से लेके 2,860 मिलियन। तो यानी कि अगर चाइना 7,000 मिलियन कर रहा है, तो जो जापान है वो 2,000 मिलियन कर रहा है। लेकिन हमारी कितनी है? ओनली अराउंड अबाउट 277 मिलियन। सो हम बहुत कम सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो इंडिया की जो डिमांड है फॉर अ लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दीज कंट्रीज। उन्होंने क्या कहा था कि अगर WTO इस अग्रीमेंट पे पहुंचा कि 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड इंडिया को मिलना चाहिए, तो डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे थे कि इंडिया को 7 साल, इंडिया और बाकी डेवलपिंग देशों को 7 साल का टाइम पीरियड दे सकते हैं, 25 साल का नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए दोस्तों, फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो कंट्रीज हैं दे हैव टू ओवरकम द डिफरेंसेस सून। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर फिशरीज की हम बात करते हैं, अगर वाकई में WTO को हम एक ऐसा फोरम बनाना चाहते हैं जहाँ पे फेयर और फ्री ट्रेड की बात करी जा रही है, और साथ के साथ यहाँ पे जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं हमारे मरीन इकोलॉजी के, मरीन इकोसिस्टम के, उसको भी एड्रेस करने हैं, तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ और सस्टेनेबल तरीके के साथ काम करना बहुत जरूरी है। Therefore, there is a need to forge a comprehensive agreement with the inclusion of a meaningful, special and differential treatment। और फॉर इंडिया ये जो अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज है दैट इज लेस देन अ परफेक्ट। तो इसमें और सुधार किया जा सकता है और इसमें नेगोशिएट किया जा सकता है। ठीक है, बट नेगोशिएशन जो है ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज देखिए बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ट्रिप्स वेवर की अगर हम बात करें, तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने लंबे, खास करके पिछले 2 साल से वो कितने टाइम से वो कह रहे थे कि जी जो वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट होल्डर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, उनके पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर सकें और
उनको वैक्सीन बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन इन तरह के इश्यूज़ पे नेगोशिएट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि ये जो पर्टिकुलर इशू है फिशरीज़ का, दैट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके चलते उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको लेके हम कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं इन सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन गुड फेथ। चलिए, सो दोस्तों ये हमारे आज के 4 एडिटोरियल्स हैं। और बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं, पेड इनिशिएटिव्स हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये उसके फीचर्स हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो डेली वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे जो पेड लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के कोर्स के, तो मंडे टू सैटरडे आपका एक शेड्यूल बना हुआ है। मंडे को ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री के, ठीक है, वेडनेसडे को पॉलिटी के, थर्सडे को इकोनॉमिक्स के, फ्राइडे को एनवायरमेंट के, और सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड आयर के ऑल्टरनेटिवली। तो जो भी उस दिन के करंट अफेयर्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और उस दिन के जो करंट अफेयर्स का अगर कोई लिंकेज रहेगा पुराने किसी यूपीएससी के पीवाईक्यू से, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो उसकी डिस्कशन भी आपके साथ होगी। आपको यहाँ पे डेली पीडीएफ और मंथली कंपाइलेशंस भी मिलेगी, ठीक है जी। तो ये इसके फीचर्स हैं। बाकी दोस्तों अगर आप मेंस, अब रिजल्ट आ चुका है, अगर आपका रोल नंबर, अगर आपका लिस्ट में रोल नंबर आया है, यदि आप एलिजिबल हैं मेंस लिखने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप बना है जनरल स्टडीज़ मेंस 2022 के लिए, जहाँ पे आपको चलो टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पेड कोर्स का हिस्सा है। साथ के साथ आपको मेंटरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी दी जाएगी, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग IAS IPS IRS ऑफिसर्स हैं। तो दोस्तों हमारे जो भी कोर्सेज हैं उसके बारे में आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी तो उसके बारे में आप इस नंबर पर कॉल करके और असिस्टेंस ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, अगर आपको स्पेशल मेंटरशिप नहीं चाहिए बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो आप जनरल स्टडीज़ की जो मेन टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिखी गई है, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करके पता लगा सकते हैं। तो जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है जी, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस दैट आर अलाइंड टू लिंक फाइनेंस टू एक्चुअल आउटकम्स इज वाइटल फॉर इंडिया टू अचीव इट्स NDCs टूवर्ड्स 2030। इस बात को, इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट करिए 250 शब्दों में। सो दोस्तों ये थे आज के 4 एडिटोरियल्स। दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। यदि पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।